कभी खेल के मैदान में हार सिर्फ स्कोर बोर्ड पे नहीं लिखी जाती। वो फैसलों की परतों में छुपी होती है, वो सोच के जावियों में नजर आती है और वो लम्हों में जन्म लेती है जब अक्ल जो है उसकी आवाज़ शोर में दब जाए। यही कुछ पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में हुआ, जहां कागजों पर बनाई गई हिकमत अमली हकीकत के मैदान में बिखरती दिखाई दी। और वो सवाल जिन्हें आम शायकीन भी समझ लेते हैं, वही सवाल कोचिंग रूम की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आए। असल कहानी टीम सिलेक्शन से शुरू होती है। जब किसी टीम में कारकर्दगी की बजाय शोहरत को तरजीह दी जाए तो नतीजा अक्सर वही निकलता है जो कल के मैच में नजर आया। जब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे बड़े नामों को हर हाल में खिलाने का दबाव मौजूद हो तो फैसले कारकर्दगी की बजाय तासुर की बुनियाद पर होने लगते हैं। इस सोच की जड़ें नई नहीं है, बल्कि उस वक्त से हैं जब रमीज राजा ने खुलकर कहा था कि अगर स्टार ना खेलें तो नाजरीन कम हो जाते हैं, स्पॉन्सर कम हो जाते हैं, खेल का कारोबार मुतासिर होता है। ये दलील बज़ाहिर मुआशी लगती है, मगर खेल के उसूलों से मुतसादिम होती है, क्योंकि मैदान इश्तिहार नहीं मांगता, वो कारकर्दगी मांगता है। और जो इश्तिहार मांगता है उसको क्या मिला, उसी का नतीजा इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इसी जहनीत का नतीजा वो लम्हा बना जब टीम कॉम्बिनेशन में एक सीमर कम करके स्पिनर को शामिल किया गया और उसकी कीमत सलमान मिर्जा को अदा करना पड़ी, जो पिछले मैच के बेहतरीन बॉलर थे। हालात, पिच और मुखालिफ टीम के बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए उन्हें शामिल करना मंतकी फैसला होता, खास तौर पर जब मुखालिफ टीम में हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर मौजूद हों जो दरमियाने ओवर्स में मैच का रुख बदल सकते हैं। मगर मसला यह था कि सलमान मिर्जा स्टार नहीं था, और जब मैच की माली कदर करोड़ों डॉलर में गिनी जा रही हो तो स्टार की मौजूदगी को बाज हल्के नागुजीर समझने लगते हैं। असल हैरत अंगेज मोड़ टॉस के बाद आया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग देना ऐसा फैसला था जिसने खेल शुरू होने से पहले ही मैच का तवाजुन बदल दिया। यह फैसला उस पिच के ऊपर किया गया जो पहले ही इस्तेमाल शुदा थी और जिस पर पिछले मैच ने साबित कर दिया था कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग मुश्किल हो जाती है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किस हिकमत अमली के तहत सलमान अली आगा ने यह फैसला किया? क्या वाकई ऑस की उम्मीद पर हिकमत अमली बनाई गई है या महज अंदाजा था जिसे यकीन समझ लिया गया कि ड्यू फैक्टर होगा? क्रिकेट दरअसल तबीयत का खेल है। गेंद चमड़े की होती है, हवा, नमी, रोशनी और मट्टी सब उसके रवैये को बदल देते हैं। श्रीलंका जो है कंडीशंस में गेंद जैसे जैसे पुरानी होती है, बैटिंग उतनी ही मुश्किल होती जाती है। यही वजह है कि तजुर्बाकार टीम्स ऐसे विकेट पर पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे दबाव डालती हैं। मगर यहां पे मामला उलट हुआ। मुखालिफ टीम को पहले खेलने का मौका मिला, जिसने उस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। इब्तदाई ओवर्स में पाकिस्तान ने दबाव जरूर डाला। पहले ओवर में ऐसा लगा जैसे मैच मुकम्मल तौर पर काबू में है, मगर दूसरे ही ओवर में लाइन और लेंथ की मामूली सी गलती ने दबाव खत्म कर दिया। तेज बॉलर्स के लिए ये बुनियादी उसूल है कि नई गेंद से कंट्रोल सबसे अहम होता है, रफ्तार नहीं। मगर जब रिदम ना हो और फिर भी बॉलर को बरकरार रखा जाए तो वो ओवर मैच के बहाव को बदल देता है। दरमियानी ओवर्स में स्पिनर्स ने मैच वापस लाने की कोशिश की। बहुत सारे जो कमेंटेटर्स थे वो भी ये बोल रहे थे कि सातवें बॉलर्स के तौर पे क्यों एक ऐसे बॉलर को मौका दिया गया जो पहले दिया जा सकता था। उस्मान तारिक के हवाले से बात हुई। ये हिकमत अमली कितनी दुरुस्त थी? इस पिच पर ज्यादा स्पिन की बजाय सीधी गेंद ज्यादा मौसर होती है, क्योंकि गेंद पहले ही सुस्त होकर रुक रही थी। ज्यादा घुमाने से गेंद पकड़ खो देती है और बल्लेबाज आसानी से शॉट खेल लेता है। अगर उन्हें स्टंप्स पर बॉलिंग की हिदायत दी जाती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। इख्तितामी ओवर्स ने मैच का फैसला कर दिया। आखिरी ओवर्स में इजाफी रन्स देना हमेशा महंगा पड़ता है, खास तौर पे ऐसी पिच पे जहां हदफ का ताक़ुब मुश्किल हो, और वही हुआ। मुखालिफ टीम यानी भारत ने आखिरी लम्हात में स्कोर बढ़ाया और ऐसा मजमुआ खड़ा कर दिया जो बज़ाहिर ज्यादा नहीं था, मगर हालात के मुताबिक काफी था। दूसरी इनिंग में जब बैटिंग शुरू होती है तो गेंद मजीद सुस्त हो चुकी है, शॉट्स टाइमिंग से बाहर जा रहे थे और प्रेशर वो बढ़ता चला जा रहा था। और इस दौरान इंडिया के अहम बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने यह साबित किया कि हालात को समझकर खेलना ही असल महारत है। उन्होंने खतरनाक शॉट्स की बजाय गैप तलाश किए, स्ट्राइक रोटेट की, बॉलर्स को लाइन बदलने पर मजबूर किया, और यही वो फर्क था जो दोनों टीमों के नुक्ता नजर में नजर आया। कोचिंग स्टाफ का किरदार भी सवालों के घेरे में है कि जब इतने बड़े मुआवजे पर गैर मुल्की कोच लाए जाएं तो तवक्को होती है कि वो डेटा, तज्जिए और हालात को मिलाकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो मैदान में बरतरी दिलाए, कम से कम बराबरी की बुनियाद पे तो हारे। मगर यहां ऐसा महसूस हुआ जैसे डेटा मौजूद था मगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ।
माइक के थिंक टैंक से यह तवक्को की जा रही थी कि वो खिलाड़ियों को वाज़ेह प्लान देगा कि किस ओवर में क्या करना है, मगर अमली मैदान में खिलाड़ी उलझे हुए दिखाई दिए। ये मैच दरअसल जदीद क्रिकेट के उस मसले की मिसाल बना है जहां आदादो शुमार की भरमार असल समझ बूझ पे हावी हो जाती है। डेटा ये बता सकता है कि किस बॉलर का औसत क्या है, मगर यह नहीं बता सकता कि उस लम्हे उसके एतमाद की सतह क्या है। डेटा यह दिखा सकता है कि किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट कितना है, मगर यह नहीं बता सकता कि वो उस पिच पे कितना आरामदेह महसूस कर रहा है। यही फर्क मशीन और इंसानी फहम में होता है। तमाशाइयों के लिए यह सिर्फ एक हार थी, मगर दर हकीकत यह फैसलों की शिकस्त थी। इस मैच ने याद दिलाया कि क्रिकेट महज नामों का खेल नहीं, हालात का खेल है, और जो टीम हालात को बेहतर समझती है वही जीतती है, और मुखालिफ टीम ने हालात को पढ़ा है। भारत ने हिकमत अमली बनाई, उस पर अमल किया, जबकि दूसरी जानिब फैसले या तो कयास पर थे या प्रेशर के ज़रिए असर। जब खेल की हकीकत सिर्फ मैदान के नताइज तक महदूद ना रहे, उसका मुआशी जो पहलू है जिसमें इश्तिहारात हैं, ब्रॉडकास्टिंग के मुआहदे हैं और माली तकसीम भी शामिल हो, तो वो खेल जिसे अवाम जज्बात, जज्बे और तासुर से देखती है, वो दरअसल एक बड़ी तिजारती मईशत का हिस्सा बन जाता है। इस लिहाज से पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक के माबैन होने वाला हर मुकाबला ना सिर्फ क्रिकेट की बारीकियों से मुंसलिक होता है, बल्कि एक अरबों रुपयों का इक्तसादी फ्लो भी सामने लेके आता है। इस मैच का फाइनेंशियल मंजरनामा समझने के लिए सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना जरूरी है कि आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, एक इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री जहां कभी सिर्फ गेंद और बैट का टकराव होता था, वहां पे टीवी राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग डील, स्पॉन्सरशिप फी, मोबाइल एप्लीकेशंस के इश्तिहारात, स्टेडियम में हासिल की जाने वाली गेट मनी और दीगर मालियाती अनासिर शामिल हो चुके हैं। उनमें से हर एक उनसर ने इस मैच के दौरान और बाद में अरबों रुपयों का लेन देन पैदा किया है। ब्रॉडकास्टिंग से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जिस कंपनी ने इस मैच के टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे, उसने ना मकामी नशरियाती हुकूक के लिए भारी अदायगी भी की और आलमी नशरियाती शराकतदारों से भी लाइसेंस फी वसूल की। आम तौर पे ऐसे मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग हुकूक लाखों डॉलर्स पे फरोख्त होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर मुकाबला भारत की टीम के खिलाफ हो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी नशरियाती कंपनी के लिए भी सोने पे सुहागा होता है। फिर भारत की कंपनीज देख लें, जियो स्टार को अगर देखें तो करोड़ों डॉलर्स की बात उन तक भी गई। इन हुकूक की कीमत इस नहज तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ एक मैच के लिए ब्रॉडकास्टर अपने इश्तिहार स्पेस को आलमी मार्केट में भी बेच पाता है। इस मैच के ब्रॉडकास्टिंग हुकूक के लिए करोड़ों रुपए अदा किए गए हैं और फिर उसे कई गुना मुनाफे के साथ फरोख्त किया गया। जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हाथ में होते हैं तो रेवेन्यू का असल हिस्सा इश्तिहारात से आता है। दुनिया भर में मारूफ और गैर मारूफ ब्रांड्स अपने इश्तिहारात इस मैच के दौरान नशर करवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबले को सबसे ज्यादा नाजरीन देखते हैं। और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स जैसे मोबाइल फोन कंपनीज, उसमें एफएमसीजी ब्रांड्स जो होते हैं, बैंकिंग इदारे, इंश्योरेंस कंपनी, हत्ता के मकामी बिजनेसेस भी इस मौके पे बड़ी फी देके अपने इश्तिहारात बेचते हैं। उन इश्तिहारात की कीमत हर प्ले के दौरान सेकंड के एतबार से मुकर्रर होती है, और चूंकि मैच भर में व्यूज का अंबार होता है तो इश्तिहार के लिए जो स्पेस दस्तयाब होता है वो महंगा तरीन टाइम स्लॉट के बराबर होता है। इस मैच में इश्तिहारात की फरोख्त से ब्रॉडकास्टर्स ने अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इश्तिहारी कंपनी से इस मौके की कदर करते हुए अपनी जगह पहले से बुक कर रखी थी, इसीलिए प्रेशर यह था कि पाकिस्तान बायकॉट ना करे। फिर स्टेडियम में हासिल होने वाली आमदनी, जिसे गेट मनी कहा जाता है, अगरचे श्रीलंका में पाकिस्तानी टीम की मौजूदगी की वजह से महदूद तादाद में टिकट फरोख्त हुए, मगर फिर भी मैच के दिन स्टेडियम के अंदर लाखों रुपए में टिकट बिके। आम टिकट से लेके वीआईपी नशिस्तों तक हर जगह आवाम ने अपने पसंदीदा टीम्स को सपोर्ट करने के लिए अदायगी की है। अगर मैच साउथ एशिया में होता तो गेट मनी और भी बढ़ती, क्योंकि वहां फैन फॉलोइंग औसतन बहुत ज्यादा होती है। इस मैच के जराए से यह अंदाजा लगाया गया है कि गेट मनी भी करोड़ों में रही, जिसका बड़ा हिस्सा स्टेडियम इंतजामिया और शेयर शुदा मुआवजे की शक्ल में ब्रॉडकास्टर के साथ भी तकसीम किया जाएगा। फिर इस रेवेन्यू में इनामी रकम, बोर्ड्स का हिस्सा और कंट्रीब्यूशंस को भी शामिल करना जरूरी होता है। पीसीबी ने इस मैच से बराह रास्त फाइनेंशियल मुआवजा भी हासिल किया है। सिर्फ इनामी रकम के तौर पे बोर्ड को एक खास शराकत मिलती है, जिसका दारोमदार ना सिर्फ मैच के नताइज पे होता है, बल्कि राइट्स के फरोख्त, ब्रॉडकास्टिंग शेयर्स, इश्तिहारात और दीगर जराए से हासिल होने वाली रकम पर भी मुनहसर होता है। अगरचे पाकिस्तान ने यह मैच जीता नहीं, मगर फिर भी पाकिस्तान को रेवेन्यू शेयर में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैच के इनकाद, ब्रॉडकास्टिंग और इश्तिहारात से होने वाली मजमूई आमदनी का एक खास हिस्सा हर टीम के बोर्ड्स को मिलता है।
ایک اور اہم چیز گیٹ منی اور براڈ کاسٹنگ کے لیے ایڈ آن ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ پہ لائیو سٹریمنگ، پولنگ، ویوز، مانیٹرنگ، ریٹنگ۔ آج کل ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی اشتہارات کی قیمتیں ٹی وی کے برابر ہوتی ہیں۔ اگر میچ کا ویونگ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اشتہارات، زیادہ ٹیگ لائن، زیادہ ریونیو۔ اس میچ میں چونکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل تھیں تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ویو کا ایک نیا ریکارڈ ٹوٹا نہیں تو کافی حد تک برابر رہا ہے، جس نے براڈ کاسٹر کے ڈیجیٹل ریونیو کو بھی بڑھایا۔ اس لیے کوئی بھی ٹیم ہار جائے، ہمارے لیے تو ہوتی ہے پاکستان ہار گیا یار، مگر کرکٹ کے کاروبار میں ہر میچ جیتنے یا ہارنے سے زیادہ ریونیو پیدا کرتا ہے۔ اس میچ میں ہار کے باوجود پاکستان کو براہ راست مالی حصہ ملے گا جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کے مالیاتی شراکت داروں کے درمیان تقسیم ہوگا، اور عام طور پہ ہر بورڈ کو ایک فکسڈ مد میں میچ فیس ملتی ہے جس کا حساب ٹورنامنٹ کے ڈیل، شیئرز اور بورڈ کی شرکت کے معاہدوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میچ کے سلسلے میں پاکستان کو ایک اچھی خاصی رقم ملنے کا امکان ہے، جس میں میچ فی ہوگی، براڈ کاسٹنگ ریونیو شیئر ہوگا، اشتہاری آمدنی کا حصہ ہوگا، دیگر مالی ادائیگیاں ہوں گی۔ بورڈ اس رقم کو صرف کھلاڑیوں کے حقوق اور معاوضے دینے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ، اکیڈمیز، نوجوان کھلاڑیوں کے پروگرام، بین الاقوامی کیلنڈر میں بہتر ترتیب دینے کے لیے سرمایہ کاری میں لگایا جائے۔ تو وہ لگایا کس حد تک گیا ہے یا جن کوچز کے اوپر لگایا گیا ان کا آؤٹ کم کیا نکلا ہے، یہ بنیادی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو کھیل کا تجارتی پہلو ہمیشہ جاری رہتا ہے، چاہے نتیجہ جیسا بھی ہو، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو عام ناظر سے اکثر پوشیدہ رہتی ہے۔ وہ صرف کھیل دیکھتا ہے، مگر اس کھیل کی مالی پشت پناہی، اشتہارات کے سودے، براڈ کاسٹنگ کے معاہدے اور بورڈز کی آمدنی کے بڑے پیمانے پر اثرات وہ نہیں دیکھتا جو اس میچ کے دوران اور بعد میں بھی سامنے آئے۔ آج کے دور میں کرکٹ میدان کی چمک کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے اربوں روپے کا معاشی ڈھانچہ بھی لیتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو کھیل کو صرف کھیل نہیں بلکہ ایک بڑی انڈسٹری بنا دیتی ہے۔ اب یہ انڈسٹری تو موجود ہے، اس کے سٹارز بھی موجود ہیں، لیکن سٹارز کی کارکردگی کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے جب عام شائق بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف سوالات جنم لیتے ہیں۔ جب نتائج مختلف نکلتے ہیں، انہاں میچ بیچ دیتا ہے، انہوں نے سودا کر لیا ہے، ان کو کچھ نہیں پڑی، یہ صرف اپنی مرضی کے لوگ کھلاتے ہیں، یہاں پہ من مرضیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ پھر سوالات ہیں، یہ وہ پھر اعتراضات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو اس لیے نتائج اگر اچھے رہیں تو یہ سوالات صفر ہو جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔